हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंवदा है और आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को हम आगे बढ़ा किसी इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करें उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। इंडिया का एकमात्र ऐसा कॉलेज प्रिंस कॉलेज जो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ किसी भी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करवाता है। हाँ जी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज जैसे दुनिया के टफेस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी आप बड़ी ही आसानी से ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं। प्रिंस कॉलेज द्वारा एक ऑनलाइन एग्जाम 16 अप्रैल 2023 को किया जा रहा है, जो कि एक स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट है। आइए और इस एग्जाम को दीजिए और अपने सरकारी भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो दिन है 6 अप्रैल 2023 और समय हो रहे होंगे शाम के 4:30 बजे लगभग। और आपको ये कल ही ये न्यूज़ मिल चुकी होगी जिसने पूरे विश्व में सनसनी फैला दी कि जी हाँ, फिनलैंड नेटो का 31st मेंबर बन गया है। इतनी जल्दी इसको टर्की से क्लियरेंस मिल जाएगी और वो नेटो का 31st मेंबर बन जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। हालांकि इसके साथ ही साथ स्वीडन ने भी अप्लाई किया था, लेकिन स्वीडन को टर्की ने उसके एंट्रेंस को ब्लॉक कर रखा है, इसीलिए अभी उसकी ज्वाइनिंग में थोड़ा सा टाइम है। तो फिनलैंड 31st मेंबर बना है। देखिए, ये बहुत ही बड़ा एक मेजर शिफ्ट है इन जियो स्ट्रेटेजिक सिनेरियो, इन सिक्योरिटी लैंडस्केप इन नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप। आप भी जानते हैं ये नॉर्दर्न यूरोप का हिस्सा है, राइट। ये स्वीडन के पास है, नॉर्दर्न यूरोप का हिस्सा है, आई एम सो सॉरी, नॉर्दर्न यूरोप का हिस्सा है। और इसने इस रशिया यूक्रेन ऑन गोइंग वॉर में इतना बड़ा रिस्क लिया है कि उसने नेटो का मेंबरशिप जो है वो अप्लाई किया और अब इसका मेंबर बन गया है। रशिया यूक्रेन वॉर ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर होने को आए हैं। इस समय अप्रैल चल रहा है, 22 फरवरी से ये वॉर स्टार्ट हुई थी रशिया यूक्रेन के बीच में। और वन ऑफ द मेजर रीजन जो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक करने का बताया था वो यही बताया था कि हम नहीं चाहते हैं कि नेटो का ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन हो, और इस वजह से यूक्रेन पर उन्होंने हमला कर दिया, क्योंकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनना चाहता था और रशिया बिल्कुल भी अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके बॉर्डर से सटे हुए जितने भी कंट्रीज हैं जो ज्यादा लैंड एरिया कवर करते हैं वो किसी भी प्रकार से नाटो ज्वाइन करे, क्योंकि वो उसकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट था। और इसी के बीच जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, ये फिनलैंड के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। और इसने आनन फानन में फिनलैंड और स्वीडन ने, फिनलैंड की तो एरिया काफी सारा एरिया जो है वो रशिया से लगता है। मैं अभी आपको मैप में सब कुछ बताऊंगी। और इसी वजह से फिनलैंड और स्वीडन ने दोनों ने ही जो है नेटो के मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, जिसमें फिनलैंड को क्लियरेंस मिल चुकी है। देखिए, after repelling an invasion attempt by the Soviet Union during the Second World War, had opted for non-alignment and maintain friendly relation with Russia. चलिए इस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से सभी को पता है 45 तक चलता है। तो 1935 में जैसे ही 1939 में, हम सो सॉरी, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है उसके 3-4 महीने बाद ही रशिया जो है वो फिनलैंड पर अटैक कर देता है। इसे विंटर वॉर भी कहा जाता है, जो कि 3-4 महीने चला। और ऑब्वियसली रशिया जो है उसमें जीत जाता है। उस समय वो सोवियत यूनियन कहलाता था, तो मुझे सोवियत यूनियन बोलना चाहिए कायदे से। और फिनलैंड के कई सारे एरियाज को, आइलैंड्स को, स्थमस को उसने जो है वो कैप्चर कर लिया था। वहीं से फिनलैंड और रशिया के रिश्ते वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे। और जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसने नाटो को ज्वाइन करना ज्यादा जरूरी समझा, क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी एक मेंबर नेशन पर, किसी नाटो के एक मेंबर कंट्रीज पर अगर हमला हुआ तो वो सभी नाटो मेंबर्स पर हमला माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल 5 बात करता है कलेक्टिव सिक्योरिटी की। अब देखिए, आपने अभी हाल ही में देखा होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज किया गया। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री लगातार 6वीं बार फिनलैंड निकल कर आया है, राइट। बहुत ही खुश है यहाँ के लोग, बहुत ही खुशहाल है। और इसको निकालने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकालता है वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस नेटवर्क है, राइट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है जो इस
इंडेक्स को निकालता है, जिसमें फिनलैंड लगातार 6वीं बारी नंबर 1 पर आया है। नाटो को ज्वाइन करने के बाद ये एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि नाटो के ज्वाइन करने के बाद, जैसा कि आपको पता ही नाटो की खुद की कोई आर्मी नहीं है, जो लोग भी इसके मेंबर्स होते हैं वो अपनी आर्मी को, मिलिट्री को स्ट्रेंथन करते हैं कि कभी भी किसी देश को जरूरत पड़ी तो हम सारे मेंबर्स जो हैं अपनी आर्मी नाटो के लिए तैयार रखेंगे, राइट। अब फिनलैंड को अपना जीडीपी का कुछ हिस्सा जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रखना ही पड़ेगा। यानी कि जो देश अभी तक एजुकेशन पर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर खर्चा करता था, उसको कॉस्ट कटिंग करके उन पैसों को डाइवर्ट करना पड़ेगा मिलिट्री स्ट्रेंथ पे। नेवरदलेस, जब कभी भी किसी भी जिस तरीके के सिनेरियो बन रहे हैं वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक स्टेटमेंट प्रेस को रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो बाइडेन की पॉलिसीज की वजह से ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 बहुत ज्यादा नजदीक है। हम इस स्टेटमेंट को भी चेकआउट करेंगे। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, अभी तक फिनलैंड लगातार 6 बारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर बना रहा, लेकिन जिस तरीके से मूव्स चल रहे हैं, जैसा लग रहा है कि जैसे कहा कि हम काउंटर एक्शंस लेंगे रशिया ने, जैसे फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करता है, रशिया ने कहा हम काउंटर एक्शंस लेंगे इसके खिलाफ। अब अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होता है, और बहुत दिनों से यूरोप की धरती पे कोई वर्ल्ड वॉर लड़ा नहीं गया है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होता है तो जाहिर सी बात है फिनलैंड अब अपने खुशहाल देश से काफी हद तक जो है उस नंबर 1 पायदान को खोने की तरफ आगे बढ़ रहा है। चलिए बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट की। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन की पॉलिसीज दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल रही हैं। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, हम सभी जानते हैं 1 साल से ज्यादा होने को आए और इसका कोई एंड नहीं है। रशिया ने कभी भी अपनी फुल फ्लेजेड स्ट्रेंथ तो यूक्रेन पर नहीं यूज करी, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि ये वॉर उन्हें लगा कि यूक्रेन बहुत जल्दी सरेंडर कर देगा उसकी आर्मी को, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि रशिया का जो पलड़ा है वो इस समय काफी वीक है, राइट। और अगर उसको एक लास्ट रिजॉर्ट अगर यूज करना होगा तो वो न्यूक्लियर वेपन्स का ही बचता है, जो कि कोई भी देश इतनी आसानी से यूज नहीं करना चाहेगा। अगर वो ऐसा यूज करता है और अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है, या कल को रशिया ने, जैसे ही फिनलैंड ने ज्वाइन किया और उसने कहा कि मैं काउंटर एक्शंस हम जरूर लेंगे, और फिनलैंड पे भी अगर अटैक वो कर देता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के बारे में एक फेमस कोट है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप खुद देखिए कि पूरा नाटो जो है, पूरा वर्ल्ड जो है वो फिनलैंड को बचाने के लिए, जो भी नाटो के मेंबर्स हैं वो इसमें जुट जाएंगे। अब वही बात करें नाटो प्लस की भी, अगर आपने हाल ही में स्टेटमेंट सुना होगा तो ये कहा गया कि इंडिया कभी भी नाटो को ज्वाइन कर सकता है। नाटो प्लस एक डिफरेंट है, नाटो के बारे में नहीं कहा था। नाटो के परमानेंट मेंबरशिप के लिए नाटो ने कभी भी इसका एक्सपेंशन अभी उसको ओपन अप नहीं किया है। बेसिकली एक नाटो प्लस करके एक अलायंस होती है, नाटो प्लस करके, यहाँ पर सिर्फ 5 देश है, और जिसके लिए इंडिया की तरफ जो है नाटो का झुकाव है, नाटो प्लस देशों का झुकाव है। यहाँ पर वो जो 5 देश हैं वो हैं आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान और इजराइल। अब जिस तरीके से मार्च के महीने में नाटो और इंडिया के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई, फॉर स्ट्रैटेजिक डायलॉग एक्सचेंज किए गए फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड चाइना को लेकर, ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया है कि इंडिया बहुत ही जल्दी नाटो प्लस का मेंबर बन जाएगा और ये नाटो प्लस 5 से 6 देश बन जाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी रहा है उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इंडिया बिल्कुल भी इसके मूड में है, और रशिया ने अपनी लेटेस्ट फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करी है कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैटेगोरिकली इसको मेंशन किया है कि इंडिया के नाटो प्लस मेंबरशिप में अगर इंडिया किसी भी तरीके से कोई रशिया का एडवर्सरी अलायंस ज्वाइन करता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि इंडिया नाटो प्लस में डायलॉग एक्सचेंज और स्ट्रैटेजिक डायलॉग एक्सचेंज करना एक अलग बात होती है और नाटो प्लस का मेंबर बनना एक अलग बात होती है। तो जो रियल नाटो है वो अलग है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि ये कब बना।
लेकिन NATO प्लस जो है वो नॉन NATO अलाई से भी डिफरेंट है। याद रखिए, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं है। नॉन NATO अलाई एक डिफरेंट अलायंस है, उसमें NATO प्लस से भी कम सुविधा मिलती है। NATO प्लस में ये होता है कि डिफेंस डील वगैरह बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बहुत आसानी से कर लिए जाते हैं। हाल ही में मार्च महीने में NATO प्लस और इंडिया के बीच में एक स्ट्रैटेजिक डायलॉग एक्सचेंज हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, ऑन रीजनल सिक्योरिटी एंड चाइना के ऊपर, और इंडिया ने उसे अटेंड किया था। लेकिन NATO प्लस का मेंबर इंडिया हाल फिलहाल नहीं बनना चाहेगा। चलिए अब देखिए, बात करते हैं अगर हम रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने। ये देखिए, ये रहा फिनलैंड, रशिया का ये बॉर्डर, ये फिनलैंड का बॉर्डर रशिया से शेयर करता है। स्वीडन ने अप्लाई किया हुआ है, टर्की ने इसे ब्लॉक कर रखा है। ये एस्टोनिया, लातविया कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। 1991 में इसके टूटने से ये ईस्टर्न यूरोप जो है वो अलग हो जाता है। जब 1990 में सोवियत यूनियन टूटता है, उसका कोलैप्स होता है, तब भी NATO और रशिया के बीच में ये अंडरस्टूड था कि NATO कभी भी अपना ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं चाहेगा, और रशिया इस बात से एश्योर्ड था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे NATO ने अपने एक्सटेंशन को बढ़ाना शुरू किया और रशिया के बॉर्डर पर लेकर आए, एक बार इन्होंने जॉर्जिया को भी ट्राई किया था, इस मैप में नहीं दिखेगा, बट फिलहाल जो है जॉर्जिया ने लेटर ऑन मना कर दिया NATO को ज्वाइन करने के लिए। यूक्रेन का आप हाल जानते ही हैं, बेलारूस काफी प्रो चाइना है, और ये छोटे मोटे देश जो है उनमें अगर ईस्ट यूरोप देश में देखा जाए तो फिनलैंड सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, जिसने अब NATO जो है वो ज्वाइन कर रखा है। रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑब्वियसली उसके सिक्योरिटी को लेकर ये काफी बड़ा थ्रेट है। अगर हम देखें तो हमें वर्ल्ड सिनेरियो में ये दिखाया जाता है कि रशिया काफी एग्रेसिव देश है। लेकिन अगर आप एज अ सुपर पावर देखें, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चलता है, जिसको हम कोल्ड वॉर का नाम देते हैं, जो आज भी चल रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में भी। अगर आप देखें तो किसी भी सुपर पावर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात होगी कि आप उसको चारों तरफ से घेर रहे हैं। आपने ये कहा था, इट वाज अंडरस्टूड कि आप ईस्टवर्ड एक्सटेंशन नहीं करेंगे, बट आप धीरे धीरे एक्सटेंशन किए जा रहे हैं। तो किसी भी एक ऐसे देश के लिए जो अपनी एग्जिस्टेंस बचाना चाहेगा, ऑब्वियसली वो अटैक करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। तो यूक्रेन के बाद क्या वो फिनलैंड पे भी अटैक करेगा? अगर फिनलैंड पे किया तो यूक्रेन तो मेंबर नहीं था, तो यहाँ तो NATO बच गए, यहाँ पे वो पीछे से बैकहैंड से मदद कर रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट फिनलैंड? फिनलैंड तो NATO का मेंबर बन चुका है और आर्टिकल 5 के तहत इसे कलेक्टिव सिक्योरिटी मिलेगी। तो ये आपको वर्ल्ड को, पूरे विश्व को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ढकेल रहा है, एक न्यूक्लियर वॉर थ्रेट क्रिएट कर रहा है। अब अगर व्लादिमीर पुतिन ने शांति से और सही दिमाग से, सही बात बोले तो NATO को भी चाहिए था कि वो अपनी इस एक्सपेंशन को अभी हाल फिलहाल रोक दे, अगर वो विश्व में शांति की बात करते हैं तो। क्योंकि NATO या वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा पाइनियर बनता है, डेमोक्रेसी का चैंपियन बनता है, शांति का। लेकिन जब भी देखा जाए तो उसके मूव्स जो होते हैं वो अशांति की तरफ ही होते हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही ढकेल रहे होते हैं। और आपको पता ही है कि दोनों वर्ल्ड वॉर यूरोप की धरती पे लड़े गए, तो जाहिर सी बात एक मेजर वर्ल्ड वॉर अभी बाकी है। लेकिन ये मानवता के लिए, ये ह्यूमैनिटी के लिए ये जो है बहुत ही खराब सिद्ध होगा। और आपको पता ही है कि स्टीफन हॉकिंस जो थे वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि दुनिया खत्म होगी तो एक प्रोबेबल जो थ्रेट है वो वर्ल्ड वॉर 3 या न्यूक्लियर वॉर अटैक भी है, जिसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम NATO के बारे में जान लेते हैं कि ये कब बना। जैसा कि मैंने आपको बोला ही कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दो नई सुपर पावर निकल कर आती हैं, यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर। और यूएसए और यूएसएसआर में एक कोल्ड वॉर जैसा स्टार्ट हो जाता है, यानी एक्चुअल वॉर तो नहीं हो रहे, छुटपुट वॉर तो बहुत सारे होते हैं, बट एक्चुअल एक बड़ा लार्ज स्केल पर कोई वॉर नहीं होता है। दोनों सुपर पावर अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को गेन करने में लग जाते हैं। ऐसे में ये दोनों अपना एक अलग अलग अलायंस बनाते हैं, जिसमें से यूएसए जो है 4 अप्रैल 1949 को, उस टाइम पर इसमें फाउंडिंग मेंबर्स 12 थे, उनके साथ बनाता है NATO। यानी NATO नॉर्थ अटलांटिक ओशन का भी जो नॉर्थ पोर्शन है उन कंट्रीज का अलायंस। धीरे धीरे इसमें लोग ज्वाइन करते हैं और आज की डेट में इसमें 31 कंट्रीज हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिल जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। तो जब आपका फिनलैंड ने इसे ज्वाइन किया तो ब्रुसेल्स में फिनलैंड का झंडा जो है वो लहरा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कलेक्टिव डिफेंस की बात मैंने आपसे करी थी, यही है आपका आर्टिकल 5।
ये मैंने आपसे बात करी थी कि ये आर्टिकल 5 है जो कि कहता है कि किसी नाटो के किसी एक देश पर हमला पूरे विश्व पर पूरे नाटो मेंबर्स पर हमला माना जाएगा और हम सब मिलकर अटैक करेंगे। इसी को कलेक्टिव डिफेंस कहा गया है। इसके एवज में जब ये 4 अप्रैल 1949 को बनता है तो 1955 में यूएसएसआर भी जो है एक मिलिट्री अलायंस बनाता है, क्योंकि ये मिलिट्री अलायंस है, राइट, ये मिलिट्री अलायंस है। इसे बनाता है वार्सा पैक्ट। पोलैंड का जो कैपिटल है वो वार्सा है, वहां पर ये पैक्ट किया जाता है, वार्सा पैक्ट। ये 1955 में बना था, जो कि खत्म कर दिया गया, डिसबैंडिंग कर दिया गया जब सोवियत यूनियन टूटता है 1991 में। ये अपने आप ये पैक्ट जो है वो मिलिट्री अलायंस पैक्ट जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि यूएसएसआर का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। एक छोटी सी बात मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पर, ये देखिए आपके 12 कंट्रीज हैं, अब ये बढ़ के 31 हो गए हैं। इसे अब आप अपडेट कर लें, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। Before Finland, yes. Now NATO members is open to any other European state in a position to further the principles of this treaty and to contribute to the security of North Atlantic area. तो ये अटलांटिक ओशन में जो नॉर्दर्न पोर्शन में जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसके अलायंस हैं। तो जाहिर सी बात है, जब मैं बात करती हूँ कि नाटो एक्सपेंड कर रहा है तो नाटो प्लस के नाम से एक्सपेंड कर रहा है। जो रियल नाटो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जो कंट्रीज हैं उनको फोकस करता हुआ है। देखिए पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड दीज आर कैरीड आउट। इसमें क्या आपको पॉलिटिकल और मिलिट्री वाइज क्या गेन है उसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल गेन। NATO promotes democratic values and enables the members to consult and cooperate on defense and security related issues and solve problems and build trust and in the long run। देखिए आपको भी पता है कि जब यूएसए और यूएसएसआर में ठनती है तो यूएसए की आइडियोलॉजी जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर थी, वो बेसिकली कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे, और जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म या सोशलिज्म को फॉलो करता था। तो अगर आपको याद होगा तो जर्मनी 1949 में दो में टूट गई थी, वेस्ट जर्मनी और फेडरल रिपब्लिक जर्मनी बोला जाता था। ये डेमोक्रेटिक जर्मनी बोला जाता था। ईस्ट जर्मनी पर यूएसएसआर का दबदबा था और वेस्ट जर्मनी पर आपके फ्रांस, यूके और यूएसए का दबदबा था। यानी वेस्ट जर्मनी पर कैपिटलिज्म हावी था और ईस्ट जर्मनी पर आपका सोशलिज्म हावी था, कम्युनिज्म हावी था। अगर देखिए 1989 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। अगर हम रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस समय 1949 से लेकर 1990 तक, जब तक यूएसएसआर नहीं टूटता है, यूएसएसआर टूटने के बाद भी अगर मैं बात करूं तो मिलिट्री वाइज ये बहुत स्ट्रांग थे और बहुत सारी आर्मीज यहाँ पर डिप्लॉयड थी। अगर जब बर्लिन वॉल टूटता है 1989 में, अगर वो ये चाहते तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, लेकिन वहाँ के लीडर्स ने ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने दी। उन्होंने यूएसएसआर जब टूटता है तब भी उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को नहीं यूज किया, बल्कि ईस्टर्न यूरोप में स्टेबिलिटी के लिए, जर्मनी में स्टेबिलिटी के लिए और समझदारी भी, क्योंकि नाटो यहाँ पर 1949 से यहाँ पर इसकी मिलिट्री लगी हुई थी वेस्टर्न जर्मनी में, और इस समझदारी को रशिया ने बहुत बखूबी निभाया कि नहीं, आराम से स्टेबिलिटी होने देते हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाना और कन्फ्रंट करना ये अभी फिलहाल जो है यूएसएसआर के हित में नहीं है। यूएसएसआर के टूटने के बाद भी अगर रशिया के मिलिट्री वाइज स्ट्रेंथ देखी जाए तो वो काफी हद तक ठीक थी, और उसने कभी भी ईस्टर्न यूरोप में स्टेबिलिटी प्रमोट करने के नाम, मतलब स्टेबिलिटी प्रमोट हो इसकी वजह से उसने कभी भी मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं यूज किया। प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, कौन जीता और कौन नहीं जीता वो बात की बात है। तो 1990 में एक समझदारी थी, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थी कि नाटो कभी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन नहीं करेगा। तो अगर मैं उस चीज को ध्यान में रखूं तो कोई भी सुपर पावर अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी बनती है, और इस वजह से इस सिनेरियो में भी जब आप देख रहे हो कि यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया और इतना लंबा ये वॉर चल रहा है, उसके बाद भी आप अपना एक्सपेंशन किए जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि नाटो को भी थोड़ी सी समझदारी इस पे दिखानी ही चाहिए। चलिए बात करते हैं मिलिट्री वाइज। आपको पता ही है कि यहाँ पर सब एक कलेक्टिव डिफेंस करते हैं एक दूसरे के बारे में, आर्टिकल 5 के बारे में। दीज आर कैरीड आउट अंडर द कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज। ये सब हमने ऑलरेडी कर रखा है। आगे बढ़ते हैं इसमें मेंबर्स देखिए, स्पेन, ग्रीस, टर्की, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड,
बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसिडोनिया और अब 2023 में फिनलैंड भी ऐड हो गया है। शुरुआत कैसे हुई थी? 12 फाउंडिंग मेंबर से। ये 12 फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये वो 12 कंट्रीज थी जो उस समय यूएसए की अलायंस थी। ये फर्स्ट वर्ल्ड कहे जाते थे। इनमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल या कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी जो है वो प्रिवेल्ड थी। इसे मैंने मैप में भी दिखाया है, आप इसे पॉज करके इन मैप्स को देख लीजिए। इन कंट्रीज को मैंने बेटर, ये नाटो का जो है लोगो है, फ्लैग है, और आपका ये जो कंट्रीज है मैंने आपको बोला है, ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका बेल्जियम में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इन कंट्रीज के फ्लैग को, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद करने के पर्सपेक्टिव से मैप को देखना बहुत आसान होता है, तो इन कंट्रीज को एक बार पॉज करके आप जरूर देखिएगा। नाटो के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बता ही दिया है, प्लस मैंने आपको रशिया यूक्रेन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, फिनलैंड के ज्वाइन करने से क्या जियो स्ट्रैटेजिक मूव्स देखने को आप मिलेंगे, आगे फ्यूचर में क्या हो सकने की संभावना है। देखिए फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकने की संभावना है, उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही बनती है कि समझदारी से काम लिया जाए और वर्ल्ड वॉर 3 होने से रोका जाए। इसी में हम सबकी भलाई है और इसी में इंसानियत की भलाई है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, काफी लंबा हो रहा है, और अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।